इफ यू से दैट आई एग्री ओनली वन थिंग, तो मैं बोलूंगा आप इसको सुनिए जो अब मैं बता रहा हूं, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑल द 3 days। ये लैडर ये बोलता है कोई भी फल और कोई भी वेजिटेबल आप उसी फॉर्म में अगर खाते हैं जिस फॉर्म में नेचर ने उसको बनाया है, तो आपका बॉडी कोलैटरल आर्टरीज प्रोड्यूस करता है, राइट? योर बॉडी प्रोड्यूसेस कोलैटरल आर्टरीज। सो कोलैटरल आर्टरीज क्या है? देखिए इसको समझाता हूं मैं थोड़ा। ब्लड ऐसे फ्लो कर रहा है और यहां पे धीरे धीरे ब्लॉकेज बनता है, और एक टाइम आता है ब्लॉकेज 100% हो जाता है, और ऐसे टाइम पे ब्लड आगे नहीं फ्लो करेगा तो आसपास के जो सेल्स हैं दे विल डाई। तो ऐसी इमरजेंसी के लिए जब आप पैदा हुए थे, गॉड ने हजारों इस तरह के कोलैटरल आर्टरी बनाए थे। जैसे कि जब आप गाड़ी खरीदते हैं तो 4 पहियों के साथ एक स्टेपनी भी होता है। मैन्युफैक्चरर चाहता नहीं कि आपका जर्नी में बीच में रुकावट आए, और पंचर जब होता है तो आप स्टेपनी को इस्तेमाल करते हैं, आपकी जर्नी चलती रहती है। ठीक उसी तरह से हजारों की तादाद में स्टेपनी यानी कि कोलैटरल आर्टरीज जब आप पैदा हुए थे आपके बॉडी में, हमारे बॉडी में भगवान ने ये फिट किया हुआ है। अगर आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो ये अनगिनत छोटे छोटे ब्लड वेसल दिखेंगे जो कि अनयूज्ड है, अनयूज्ड लाइक ए स्टेपनी। लेकिन ये बॉडी इमरजेंसी में यूज करती है। जब कभी ब्लॉकेज होता है तो बॉडी क्या करती है, ये दोनों एंड खोल देती है और ब्लड यहां से फ्लो होता है, और ब्लॉकेज है तब भी आपको हार्ट अटैक नहीं होगा, आपको ब्रेन स्ट्रोक नहीं होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। कई बार आता है पेशेंट का कि 100% ब्लॉकेज है भाई तीनों आर्टरी में, लेकिन पेशेंट जिंदा है, स्टिल पेशेंट इज लाइफ, क्योंकि उसके कोलैटरल खुले हुए हैं। कोलैटरल खुले हैं उसको पता नहीं चल रहा, राइट? 100% ब्लॉकेज है। तो कोलैटरल अगर आपके खुले हैं, कोलैटरल मतलब एक्स्ट्रा आर्टरी, स्टेपनी का नाम है मेडिकल भाषा में कोलैटरल आर्टरीज। अब सवाल आता है कि अगर ये मैकेनिज्म बॉडी में है तो किसी को हार्ट अटैक आता ही क्यों है? हार्ट अटैक इसलिए आता है क्योंकि जब उसका ये 100% ब्लॉक हो जाता है तो उस वक्त उस इंसान की बॉडी ये दोनों एंड खोल नहीं पाती है और ब्लड यहाँ इसका इस्तेमाल नहीं हो पाता, तो उसको हार्ट अटैक आ जाता है, राइट? फॉर एग्जाम्पल आपकी गाड़ी पंचर हो गई, आपको स्टेपनी है, लेकिन स्टेपनी होना काफी है क्या उसको बदलने के लिए? लेकिन क्या होता है, अरे वो टूल तो है ही नहीं, है तो हमें आता ही नहीं, कभी देखा ही नहीं, राइट? तो स्टेपनी होना पहला कंडीशन है, बट उसके साथ साथ वो स्किल होना और वो टूल्स होने जो स्टेपनी को बदलने में सहायता करेंगे वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। ठीक इसी तरह से भगवान ने आपको स्टेपनी बना के भेज तो दिया, स्टेपनी आपकी बॉडी में डाल के, लेकिन ये स्टेपनी को खोलना, इसको यूज करना, उसके लिए टूल्स चाहिए। और 2 टूल है उसके। पहला टूल, सिर्फ पहला सबसे इंपॉर्टेंट टूल, जब आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को उसी फॉर्म में खाते हैं जिस फॉर्म में कुदरत ने बना के भेजा है, तो वो जब बॉडी में जाती है तो तब वो नाइट्रिक ऑक्साइड बनाने में, राइट, हेल्प करती है। नाइट्रिक ऑक्साइड क्या है? बॉडी का टूल इसको खोलने के लिए। ये दोनों एंड तभी खुल सकते हैं जब यहाँ पे बॉडी नाइट्रिक ऑक्साइड बनाएगी तब। और नाइट्रिक ऑक्साइड बनाने के लिए क्या चाहिए आपको? नाइट्रिक ऑक्साइड बनाने का सिर्फ एक ही नियम है, खाने को उसी ढंग से खाओ जैसे नेचर ने प्रोड्यूस किया। दैट इज कॉल्ड नोबेल प्राइज विनिंग साइंस, राइट? 1998 नोबेल प्राइज विनिंग साइंस है। तो ये यूं ही नहीं है, ये नोबेल प्राइज विनिंग साइंस है, तो आप इस पे थोड़ा और ज्यादा, राइट, इस पे रिसर्च कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं। तो जैसे फल है, सब्जी है, बिना उसको अगर कुक किए, कुकिंग करने से पॉइजन नहीं बन जाता, लेकिन जब कुक करते हैं वो फूड नाइट्रिक ऑक्साइड बनाने में मदद नहीं करेगा, राइट? तो आपको नाइट्रिक ऑक्साइड बनाना है तो उसको अनकुक्ड ही लेना पड़ेगा, ओनली देन वो बनेगा, राइट? तो ये नंबर 1। नंबर 2, कंबाइंड विद दैट एक्सरसाइज। जो लोग एक्सरसाइज करते हैं लगभग 30-40 मिनट्स एवरी डे, तो उनके बॉडी में क्या होता है, पहले से ही आर्टरीज खुले रहते हैं, ऑलरेडी ओपन। तो कभी हार्ट अटैक आएगा या बाकी आर्टरी ब्लॉक हो जाएंगे तो उस वक्त बॉडी को खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज वो पहले से खुला हुआ है, राइट? सो दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो अगर आप उनमें से हैं जो पहले से एक्सरसाइज करते आए हैं, राइट, और साथ में अगर आप ये भी शुरू कर दें जो मैंने अभी बताया आपको कि रोज आपको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल उसी फॉर्म में खाना है जिस फॉर्म में कुदरत ने बनाया। जैसे कल का डीआईपी डाइट था, डीआईपी डाइट आपको याद है, क्वांटिटी कितना है वो मैंने बता दिया। थोड़ा सा प्रसाद की तरह खाएंगे तो वो खाना नहीं हुआ। द क्वांटिटी, जितने क्वांटिटी मैंने कल बताया उस क्वांटिटी में जब खाएंगे देन इट इज कॉल्ड नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन। इसके लिए एक छोटा सा रूल आप देखिए, हार्ट का साइज कितना है? इतना साइज है। कितना ग्राम का है? करीब 250 ग्राम, 2 सेब के बराबर, राइट? और हार्ट का काम क्या है? देखिए आपने ये, यू आर राइट, आपने ये सीखा है बचपन से कि हार्ट क्या करता है, उसका एक काम है ब्लड को सर्कुलेट करना पूरी बॉडी में, आर्टरीज में, ब्लड वेसल्स में, कैपिलरीज में, वेन्स में, यही सीखा आपने।
और ब्लड वेसल्स कितने लंबे होते हैं बताया था मैंने कल, 1 लाख किलोमीटर। यहाँ इंजीनियर्स हैं कोई, इंजीनियर स्टूडेंट या है? इंजीनियर स्टूडेंट आप बनाए, 1 लाख किलोमीटर तक अगर ब्लड को पंप करना हो, राइट, और कई सारे कैपिलरीज इतने छोटे होते हैं उनका डायमीटर, जो ब्लड के सेल से के डायमीटर से छोटा कैपिलरीज, गेटिंग द पॉइंट, राइट? पाइप छोटा लेकिन उसके अंदर जो ब्लड सेल्स हैं वो बड़ा, तो कितना पुश करना पड़ेगा, राइट? और कितना लंबा, 1 लाख किलोमीटर, और कब तक, लगातार सालों साल, राइट? उसके लिए मशीन का साइज कितना है, इतना सा। साइंस में, इंजीनियरिंग में क्या लगता है लॉजिकली पॉसिबल है? इतना छोटा सा मशीन, अगर इसको मशीन माने, पंप माने, और इतना लंबा धक्का देके ब्लड को वो लगातार सर्कुलेट कर रहा है, क्या ये लगता है कि ये थोड़ा सा अजीब सा नहीं लग रहा, राइट? तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि हार्ट क्या करता है, हार्ट का सिर्फ इतना काम है, ब्लड को अपने से बाहर फेंकना, उतनी ताकत है उसमें, पूरा सर्कुलेट करने की क्षमता नहीं है उसमें, ब्लड को बाहर फेंकना बस। लेकिन अब क्वेश्चन क्या आएगा, अगर हार्ट सर्कुलेट नहीं करता तो कौन सर्कुलेट करता? सर्कुलेट तो होता है। जो ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल का इनर लेयर है, दैट इज कॉल्ड एंडोथेलियम लेयर, एंड जो नाइट्रिक ऑक्साइड है वो इनर लेयर प्रोड्यूस करता है। और इनर लेयर जब नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, दैट इज द टाइम जब ब्लड को धक्का मिलता है एंड इट सर्कुलेट्स, राइट? तो जो पूरा जो कॉर्नरी, पूरा जो आर्टरीज है हमारी, सारे आर्टरीज along with the heart, that is our total heart. Heart is not this one. जो पंपिंग का काम है सारे ब्लड वेसल को मिला के और हार्ट को मिला के तब जाके है, और उस पंपिंग में जो मेजर कंट्रीब्यूशन है दैट इज नाइट्रिक ऑक्साइड। इसका मतलब यह है कि नाइट्रिक ऑक्साइड आपका बॉडी बना रहा है तभी ब्लड पंप हो रहा है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल, सबसे इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है आपके जिंदा रखने के लिए नाइट्रिक ऑक्साइड। जो कहाँ प्रोड्यूस होता है वो इतना इंपॉर्टेंट है कि वो हर जगह प्रोड्यूस होता है, ब्लड वेसल के इनर लाइन में, और इनर लाइन तो हर जगह ही है, और उससे वो आगे पुश होता है। लेकिन नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करने के लिए बॉडी को जो चीज चाहिए वो है रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। आप देखेंगे मेरे पास जब पेशेंट आते हैं, मैं एक ही काम बोलता हूँ, डायबिटीज एजुकेटर को मैंने बोला है कि आप बोलो कि भाई पहले लिखो क्या आप खाते हो। कई बार पेशेंट आते हैं मेरे पास कि डॉक्टर साहब मैं तो बिल्कुल घर का खाना खाता हूँ, मुझे कैंसर कैसे हो गया? मैंने कभी सिगरेट नहीं छुआ, कभी शराब नहीं छुआ, चाय तक नहीं पीता, पिज़्ज़ा वगैरह तो छोड़ ही दीजिए, घर का खाना खाता हूँ। मैंने कहा लिखिए जो भी आप खाते हैं। तो जब मैं पढ़ता हूँ क्या लिखा है, सुबह रोटी सब्जी, दोपहर को रोटी सब्जी, रात को रोटी सब्जी, और ऐसा सभी के साथ, या फिर ब्रेड टोस्ट, बिस्किट चाय, यही ना? अब बताइए यहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन का कहाँ पे स्कोप है? कहाँ पे है? कहीं नहीं है। अगर आप बोलेंगे रॉ वेजिटेबल फ्रूट तो बोलेंगे हाँ शायद उस दिन मैंने खाया था, राइट? तो आप अनजाने में हमारी लाइफ को ऐसा बना देते हैं, धीरे 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 बॉडीज एबिलिटी टू प्रोड्यूस नाइट्रिक ऑक्साइड बिकम्स लेसर एंड लेसर एंड लेसर, बिकॉज उसके प्रोडक्शन के लिए जो चीज चाहिए वो खुराक नहीं दे रहे हैं, अनजाने में ही सही, और देन यू बिकम सिक, राइट, एंड हाईली सिक। नाइट्रिक ऑक्साइड कम होगा तो कैंसर ज्यादा होगा, राइट? नाइट्रिक ऑक्साइड कम होगा हार्ट डिजीज ज्यादा होगा, राइट? सो नाइट्रिक ऑक्साइड ज्यादा होगा तो हार्ट डिजीज कम होगा। नाइट्रिक ऑक्साइड ज्यादा कैसे होगा? दैट इज द ओनली थिंग, दैट इज टेक दैट लैडर, ये सीढ़ी आप पकड़िए कि हमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल उसी फॉर्म में खाना है जिस फॉर्म में कुदरत ने बनाया, दैट इज अ प्लेट 1, राइट? जो मैंने कल आपको बताया था उसी क्वांटिटी में लेना है, राइट? तब जाके सारी चीज बनेगी। कितना समय लगेगा? आपने कल देखा बिल क्लिंटन का एक इंटरव्यू आपने सुना, राइट? उसमें उन्होंने 2 डॉक्टर का नाम लिया, टी कोलिन कैम्बल एंड कॉल्डवेल हेस्टीन, राइट? टी कोलिन कैम्बल चाइना स्टडी के साइंटिस्ट एंड कॉल्डवेल हेस्टीन क्लीवलैंड क्लिनिक के हेड ऑफ डिपार्टमेंट। क्लीवलैंड क्लिनिक इज नंबर 2 हॉस्पिटल इन द वर्ल्ड रैंकिंग में। तो क्लीवलैंड क्लिनिक के जो कॉल्डवेल हेस्टीन, उनसे मैंने बातचीत की, कई बार मुझे मौका मिला बात करने का। मैंने उनसे एक सवाल पूछा कि मान लो एक इंसान है, उसको हार्ट अटैक आने वाला है, मान लो कुदरती, ही इज डेस्टाइन्ड टू हैव एन हार्ट अटैक, और बाई चांस वो एक ये वाला डाइट शुरू करता है, जो DIP काइंड ऑफ डाइट, राइट? ये डाइट वो रिकमेंड करते हैं, चाइना स्टडी में रिकमेंड करते हैं, मैंने वहीं से सीखा है, राइट? तो कितने दिन बाद वो प्रोटेक्टिव जोन में आ जाएगा कि उसके हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक आने का खतरा टल जाएगा? कितने समय इस डाइट पे रहने के बाद? उनका जवाब आपको हैरान कर देगा। उन्होंने बोला 1 मील, पहली बार खाते ही 1 मील, राइट? जिनका नाम बिल क्लिंटन कल ले रहे थे, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। पहली मील में इतनी ताकत है उसमें खाने में, राइट? तो अगर आपको योर हार्ट अटैक आना ही था और आपने उससे पहले एक भी डाइट शुरू कर दिया है तो वो पोस्टपोन हो सकता है। दैट इज द पावर ऑफ दिस डाइट,
राइट, एक मील। हार्ट डिजीज को बनाने में सालों साल लग गए होंगे, लेकिन उसको ठीक करने में कुछ दिन की जरूरत है। आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आपके एंजाइना, पेन, वो सब चीज़ें एकदम आपको दिखेगा कुछ दिनों के अंदर वो कम होता जा रहा है, वो फील होगा आपको कम हो रहा है। आप देखेंगे कि आप ज़्यादा एनर्जेटिक फील कर रहे हैं। तो द मोमेंट यू स्टार्ट, तो मैं यही बोलता हूँ कि ये लेटर बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेटर है। इसमें महीनों हफ्तों में नहीं, दिनों में, राइट, पहले मील से इसका फायदा दिखता है। दैट इज आउट। और उन्होंने जो बोला फर्स्ट मील, ये प्रूवन है। ये चाइना स्टडी के पूरा जो साइंटिफिक लिटरेचर उसमें ऑलरेडी है। या फिर आप मेरी किताब पढ़ेंगे हार्ट माफिया, उसमें सारा कुछ मैंने उनके रिसर्च पेपर का जो रेफरेंस उसमें डाला हुआ है। राइट, उतना टाइम अभी मिलेगा कल तो मैं इसके और डिटेल में जाऊंगा। फिलहाल हम चलते हैं अगले लेटर पे। अगला लेटर बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगला सांप पे चलते हैं, दैट इज दूध, डेयरी प्रोडक्ट्स। डेयरी प्रोडक्ट कोई पॉइजन नहीं है, राइट, इट इज नॉट ए पॉइजन, बट राइट इट इज नॉट ए फूड ऑल्सो। वो खाना भी नहीं है। किस तरह से वो काम करता है वो थोड़ा आप समझिए। लॉजिकली कैसे है वो मैंने आपको कल समझाया था, बट साइंस के रूप में कैसे काम करता है। जब भी आप कोई भी खाना खाते हैं इस दुनिया में, जो भी कुछ आज तक खाया, उसमें तीन बेसिक चीजें, फैट है, प्रोटीन है, तीसरा कौन सा है, कार्बोहाइड्रेट। तीन ही चीजें होते हैं। दूध में भी ये तीन चीजें हैं, बिसाइड और भी बहुत सारी चीजें, राइट। सो उसमें एक, हर एक का प्रोटीन अलग अलग होता है। दूध का जो प्रोटीन है उसे कहते हैं केसीन, वन ऑफ द प्रोटीन कॉल्ड केसीन। अब केसीन दूध का प्रोटीन है, उसको अगर आप माइक्रोस्कोप के अंदर डालेंगे तो उसमें आपको रिंग दिखेगा। सारे प्रोटीन में रिंग दिखेगा, दूध का प्रोटीन में जो रिंग दिखेगा दैट इज 17 रिंग्स, 1 2 3 4 5 6 7, 17 रिंग। हर प्रोटीन में नंबर ऑफ रिंग्स अलग होते हैं। दैट्स हाउ एवरी प्रोटीन इज डिफरेंट फ्रॉम अदर प्रोटीन। अब दूध जब पिएंगे तो प्रोटीन भी बॉडी में जा रहा है, और कितने रिंग है उसमें, 17। स्टमक क्या करता है, वो सारे रिंग को अलग करता है और तभी ब्लड में भेजता है। अब ब्लड क्या करता है, वो अलग अलग रिंग्स को बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करता है, और बॉडी तभी उसको यूज कर पाएगा जब रिंग सारे अलग होंगे। ये बॉडी का अपना मैकेनिज्म है, साइंस है, जो कि हमेशा से था, राइट। लेकिन वो 17 रिंग है, वो इतने स्ट्रांगली बॉन्ड है दूध के केस में कि हमारा जो स्टमक है, उस स्टमक का एसिड उसको कई बार ब्रेक नहीं कर पाता है, तो छोटे बच्चों के केस में, और बिना ब्रेक हुए वो पूरा का पूरा चेन ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है। ऐसे में ब्लड स्ट्रीम के लिए वो ब्लड बॉडी के लिए उपयोगी नहीं है। तो बॉडी इम्यूनिटी को, ब्रेन इम्यूनिटी को बोलता है वो जो 17, वो जो प्रोटीन है केसीन, उसको उठा के बाहर फेंक दो, उसको डिस्ट्रॉय कर दो। इम्यूनिटी कैसे पहचानेगी कि भाई कौन से प्रोटीन को डिस्ट्रॉय करना है, बिकॉज बॉडी में तो हमारे खुद के प्रोटीन भी हैं, राइट। तो ब्रेन बोलता है वो वाला प्रोटीन जिसमें 17 रिंग है, 17 रिंग। अब इंसिडेंटली हमारे जो पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज का जो बीटा सेल है, बीटा सेल क्या बनाता है, इंसुलिन बनाता है, राइट। उसका जो प्रोटीन स्ट्रक्चर है, उसका जो केमिकल स्ट्रक्चर, दैट इज ऑल्सो 17 रिंग, राइट। तो हमारी जो इम्यूनिटी है दैट गेट कंफ्यूज्ड। मैं उदाहरण देता हूं, मान लो, इमेजिन कीजिए कि आप पुलिसमैन हैं, आपकी ड्यूटी लगी है, हेड ऑफिस से फोन आता है, भाई आपके वहां पे एक चोर है, उसको पकड़िए, उसको मार डालिए। आप बोलेंगे मैं पहचानूंगा कैसे? वो बोलेगा भाई चोर के बड़े बड़े मुस्टैच हैं, मूछें हैं। तो क्या गड़बड़ हो जाएगी, समझ रहे हैं ना? तो सेम गड़बड़ वही वाली होती है, दैट इज कॉल्ड ऑटो इम्यून डिजीज। दैट इज कॉल्ड ऑटो इम्यून डिजीज। हमारे खुद की जो इम्यूनिटी है वो हमारे ही सेल्स को गलती से अटैक करती है, ऑटो इम्यून। ऑटो इम्यून डिजीज खत्म कैसे हो सकती है, जब ये कंफ्यूजन खत्म होगा। कंफ्यूजन कैसे खत्म होगा, वो वाली चीज जो कंफ्यूजन को ट्रिगर कर रही है उसका सप्लाई को रोक दो। दूध पीना बंद किया, ऑटो इम्यून खत्म हो गया। जब वो सप्लाई चेन आ नहीं रहे तो ब्रेन बोलेगा 17 रिंग के बारे में सोचना छोड़ दो इम्यूनिटी को, और इम्यूनिटी वो स्विच ऑफ कर देगा, ऑटो इम्यून डिजीज, राइट। तो छोटे बच्चों में ज्यादा होता है, स्मॉल बेबीज उसमें ऑटो इम्यून। आजकल देखेंगे जो बच्चे हैं, कई बार पेरेंट, मदर के पास टाइम नहीं होता किसी भी वजह से, तो वो अपना दूध ना पिला के फॉर्मूला मिल्क पिलाती हैं, राइट। तो सनलाइट का एक्सपोजर भी नहीं है, ऊपर से बाकी और चीजें वो फास्ट फूड टाइप चीजें हैं। तो सारा कुछ मिला जुला के तब बनता है डायबिटीज टाइप 1 पेशेंट। मेरे पास ऐसे छोटे छोटे बच्चे हैं, 2 महीने के बच्चे, डायबिटीज टाइप 1, अनबिलीवेबल, राइट। तो बोलने का मतलब यह है कि मिल्क is a food only in the first few months of the baby, that to the mother's milk, right। अपने माँ का दूध, वो भी पहले कुछ महीने तक, राइट। किसी और के माँ का दूध नहीं, किसी और जानवर के माँ का दूध नहीं। कई बार हमारे कुछ पेरेंट्स होते हैं, बोलते हैं, जब मेरा लेक्चर था जलंधर में, कि दूध तो हम बच्चों को पिलाते हैं वो इसलिए क्योंकि हमारा बच्चा बड़ा बनता है दूध पी के, एकदम ग्रो करता है। ये सही बात है कि दूध पिलाएंगे तो बच्चा एकदम ग्रो करेगा, क्योंकि गाय के दूध में जो जो ग्रोथ फैक्टर है, जो ग्रोथ हार्मोन है, वो 6 गुना है इंसान के दूध से। अब गाय का बछड़ा देखिए 6 महीने में कितना बड़ा गाय बन जाता है, 100 किलो का, 200 किलो का। इंसान को अगर 100 किलो का बनना है तो कई साल लगेंगे ना, राइट। लेकिन क्या आप अपने बच्चे को गाय या भैंस बनाना चाहते हैं?
अगर ऐसा कुछ है तो भाई आप हाथी का दूध पिला दीजिए और बड़ा बन जाएगा। इंसान को इंसान ही रहने दें, इंसान की स्पीड से ग्रो करने दें। किसी भी चीज की स्पीड अगर ज्यादा तेज हो तो ज्यादा अच्छा है, जरूरी नहीं है। ट्यूमर, कैंसर बड़ी तेजी से ग्रो करता है, तो दैट इज ए सिकनेस, राइट। भगवान ने हर एनिमल का और हर ऑर्गन का, हर सेल का एक स्पीड ऑफ ग्रोथ तय किया है। उससे तेजी से बढ़ना या बिल्कुल ना बढ़ना, इन दिस इज कॉल्ड डिजीज। बीमारी तो इसे बोलते हैं, और हम खुद ही उसको पैदा कर रहे हैं। मैंने कल आपको एक चैलेंज किया था, आज उसको रिपीट कर देता हूं कि आप सिर्फ ये बोलिए कि जीवन भर तो मैंने दूध पिया है, 15 दिन के लिए मैं इसको छोड़ के देखता हूँ। 15 दिन में अपने आप से पूछता हूँ, 15 डेज के बाद, राइट। डीआईपी डाइट, दैट मीन्स माइनस मिल्क, राइट। कैटरैक्ट है, ग्लूकोमा है, दिस वैनिशेस विद इन फ्यू डेज, राइट। सो दैट इज अबाउट द स्नेक। एक बार छोड़ के देखना पड़ेगा, तभी पता चलेगा। छोड़ के देख, इसको छोड़िए और डीआईपी डाइट अपनाइए, ओनली देन यू विल नो व्हाट इज द डिफरेंस, राइट। जिनको डीआईपी, जो लोग आज ऐसे लोग हैं जो लोग आज पहली बार आए हैं टुडे, ओके, जो लोग आज आए हैं जो कल नहीं थे, तो कुछ ऐसे टर्म्स मैं यूज कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल डीआईपी डाइट, तो आपको समझ नहीं आ रहा होगा, बट डोंट वरी, बाय द एंड ऑफ टुमारो मैं बीच बीच में जब मौका मिलेगा इनको एक्सप्लेन कर दूंगा एक बार और, तो बाकी लोगों के लिए रिवीजन हो जाएगा और आपको भी समझ आ जाएगा, राइट। तो मेरे दिमाग में है कि ये चीज़ें नहीं आ रही होंगी आपको समझ, लेकिन वो फ्लो को ब्रेक ना करने के लिए तो मैं उसको अभी तो एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, बट बाय द एंड आई विल एक्सप्लेन ईच वन ऑफ देम अगेन ब्रीफली, वेरी वेरी ब्रीफली, तो डोंट वरी अबाउट इट, राइट। सो एक इंपॉर्टेंट लेटर है, कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम प्लांट कंट्रोल्स द ब्लड शुगर, राइट। कार्बोहाइड्रेट प्लांट से लीजिए, कल बात कर रहे थे फ्रुक्टोज का, फलों से। जब फल आप खाएंगे, हर फल में ग्लूकोज होता है, लेकिन हर फल में एक और चीज होता है, फ्रुक्टोज। और फ्रुक्टोज क्या करता है, वो ब्लड में घुल नहीं सकता है, तो वो ब्लड शुगर को बढ़ा नहीं सकता क्योंकि ब्लड में घुल नहीं सकता है। लेकिन फ्रुक्टोज कहाँ जा सकता है, वो लिवर में जाता है। उसकी मैकेनिज्म ऐसी है कि वो ब्लड में घुलता नहीं है, तो ब्लड शुगर बढ़ेगा नहीं, राइट। ब्लड ग्लूकोज, ब्लड शुगर नहीं होता एक्चुअली, वो बोलते हैं ब्लड ग्लूकोज, वो बढ़ ही नहीं सकता क्यों, वो ब्लड में घुल नहीं सकता, तो वो कहाँ जाएगा, लिवर में जाएगा, राइट। लेकिन फ्रूट में ग्लूकोज भी होता है जो आपके ब्लड शुगर को बढ़ाएगा, तो फ्रुक्टोज ब्लड शुगर को घटाएगा, लिवर में जाके मैकेनिज्म उसका ऐसा है, ग्लूकोज बढ़ाएगा। तो जब आपने फ्रूट खाया तो दो चीज चले गए, एक ग्लूकोज गया, दूसरा क्या गया, फ्रुक्टोज। और पेट में जाके ग्लूकोज तो ब्लड वेसल के रास्ते चला गया, और फ्रुक्टोज बोलता है मेरा रास्ता ये है, मैं लिवर के रास्ते चला जाता हूँ। अब ग्लूकोज ने ब्लड शुगर को बढ़ाया जो आपने ग्लूकोमीटर में रीड किया, और ये तो बढ़ा आ रहा है। फ्रुक्टोज ने लिवर के रास्ते जाके मैकेनिज्म शुरू किया और 2 से 3 घंटे के अंदर उस ग्लूकोज को घटाने का काम कर दिया। लेकिन आप क्या करेंगे कि इमीडिएटली बाद देखेंगे तो ग्लूकोज बढ़ा हुआ मिलेगा, लेकिन ओवरऑल दिन का देखेंगे तो ग्लूकोज आपका, ब्लड शुगर आपका घटा हुआ दिखेगा। गेटिंग द पॉइंट। तो इंपॉर्टेंट ये नहीं कि इमीडिएटली बात क्या हो रहा है, इंपॉर्टेंट है कि ओवरऑल आपका ब्लड शुगर किस तरह से रह रहा है, ओवरऑल, राइट। ओवरऑल पूरे दिन भर का 24 घंटे का ब्लड शुगर किस तरह से रह रहा है। जया जी आई हैं यहाँ पे, कल जिनका यहाँ पे वो लगाया था, आप आइए जरा देखते हैं क्या है आपका, कैसा रहा आज का आपका पूरा दिन, राइट। कल का, कल आपके बॉडी में हमने एक स्कैनर लगा दिया, एक चिप फिट कर दिया, चिप। और वो चिप क्या है, जब आप सो रहे हैं, जाग रहे हैं, खा रहे हैं, राइट, तो पूरे दिन भर का क्या ब्लड शुगर रह रहा है, हर पल क्या रह रहा है, एक एक मिनट, एक एक सेकेंड, वो पूरा कुछ इनके वो चिप डेटा इकट्ठा कर रहा है, राइट। और वो डेटा इकट्ठा कर रहा है, और वो डेटा क्या है, इस टूल की, ये मैंने उससे कलेक्ट कर दिया है, आपके इन चिप से कल ही कलेक्ट कर दिया था। तो अभी देखते हैं कि कितना इनका पूरे 24 घंटे का कल से आज तक का रीडिंग रहता है। आप पिछले 3 साल से इंसुलिन ले रहे थे, लास्ट 3 ईयर्स से इंसुलिन पे थे, 3 ईयर्स तब थे, लेकिन कल इंसुलिन लिया आपने, नहीं लिया, अच्छा है। 3 साल से इंसुलिन पे थे, उससे पहले दवाइयों पे थे, राइट। अभी यहाँ के शिविर में आप हैं ना, राइट। सो और लेकिन कल आपने इंसुलिन नहीं लिया, और जो कि 3 साल में पहली बार इंसुलिन नहीं लिया, तो और आज आपका ये रहा डेटा, देखिए आपका, हाँ, ये पूरे दिन का डेटा अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम जो मिनिमम गया है वो है 125, ठीक है ना, 125 मिनिमम गया है। और मैक्सिमम जो गया है एक बार, ये जो देख रहे हैं ना, एक बार थोड़ी देर के लिए, राइट, और वो मुझे लगता है वो सुबह गया है, दैट इज अबाउट 250 मैक्सिमम, राइट। तो 125 और 250, यू कैन टेक द पिक्चर, राइट। हाँ, ये पिक्चर लेके स्क्रीन पे आप दिखा सकते हैं, सब लोग देख लेंगे। हाँ,
यू आर सीइंग, देखिए मैक्सिमम यहाँ पे जो गया है वो 250 तक गया है एक बार, राइट। प्रॉब्ली जब आपने ब्रेकफास्ट किया होगा तब थोड़ा बढ़ गया, लेकिन फिर अपने आप नीचे आ रहा है। और इंपॉर्टेंट बात है कि आप इंसुलिन डिपेंडेंट पेशेंट थे पिछले 30 साल से, 3 साल से, लेकिन कल आपने इस लेक्चर में आने के बाद इंसुलिन नहीं लिया, और इंसुलिन नहीं लेने से अब क्या हो रहा है इनकी बॉडी में। अब यहाँ पे देखिए ये कमिंग लेस देन 150, लेस देन 150, राइट। सो ठीक है ना, थैंक यू, थैंक यू, अरे अरे थैंक यू, थैंक यू। तो दिस इज द रियल पिक्चर। अब क्या है कि अगर सिर्फ एक बार एक फॉर एग्जांपल 10 बजे एक ब्लड शुगर रीडिंग लेते हैं, उसमें अगर 250 दिखता तो लगता कि यार ये तो ज्यादा की तरफ लग रहा है, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि पूरे दिन में ट्रेंड क्या है, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग, राइट। फुल डे का ट्रेंड क्या है, राइट, और जब सो रहे हैं तब ट्रेंड क्या है, तो दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग इन 24 आवर व्हाट इज ट्रेंड। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ जो प्लांट कार्बोहाइड्रेट, प्लांट यानी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल से जब आप खाएंगे, खासतौर पे फ्रूट्स जैसे आम है वो खाएंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा फ्रुक्टोज होता है। फ्रुक्टोज इज वेरी वेरी हेल्पफुल टू कंट्रोल द ब्लड शुगर एंड टू क्योर द डायबिटीज पेशेंट। बनाना है, केला है, उसमें बहुत ज़्यादा फ्रुक्टोज होता है, तो वो आपकी मदद करेगा आपकी शुगर की बीमारी को भगाने के लिए, राइट। तो उल्टा है ये, जो डॉक्टर बोलता है उसका ठीक उल्टा करेंगे तो आप ठीक हो जाएंगे। तो डॉक्टर के पास जाना है, आपको पूछना है क्या क्या करना, क्या क्या नहीं करना है, वो ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, सारा लिख के लाना है, फीस भी देना है, ठीक उसका उल्टा कर दीजिए, सब ठीक हो जाएगा, राइट। सो दैट इज व्हाट यू सी प्रैक्टिकली, आपने अभी प्रैक्टिकली देखा भी यहाँ पे। तो आपको ये सीढ़ी पकड़नी है कि जो लोग डायबिटीज के पेशेंट हैं उनको हर दिन फल खाना है। थोड़ा सा फल से काम नहीं चलेगा, 2 किलो, 3 किलो, 5 किलो, जितना मन करे, जब तक पेट ना भरे, जी ना भरे, तब तक खाना है, कई कई बार खाना है। एंड इफ यू कैन डू इट, राइट, देन यू विल सी। आपने अभी एक एग्जांपल देखा लाइव कि कैसे एक दिन के अंदर वो जो इंसुलिन ले रहे थे 3 साल से, यहाँ शिविर में आपका यही ऑलरेडी करा रहे हैं। मैंने पूछा डॉक्टर गुलाब से, शिविर में आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ही खिला रहे हैं, 8 दिनों से खिला रहे हैं, लगातार खिला रहे हैं, राइट। तो मैं जब अभी एयरपोर्ट से आ रहा था तो जब आप एक्सप्लेन कर रहे थे, मैंने कहा कि आप तो सब वही चीज़ कर रहे हैं जो मैं बताने वाला हूँ, तो मेरे लिए तो कुछ नई चीज़, मतलब ऑल द थिंग्स यू आर ऑलरेडी डूइंग इट, राइट। लेकिन कई बार लोगों को मैंने देखा, जो एजुकेटर्स हैं उनके लिए, जो आगे इनको बताना चाहते हैं, बॉडी को ठीक करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन दिमाग को कौन ठीक करे, पहले उनके दिमाग को ठीक करना पड़ेगा, राइट। उसी के लिए सारे ये एक्सप्लेनेशन है। ठीक तो बॉडी हो ही जाता है, ये सिंपल चीज आप करते ही हैं, लेकिन दिमाग को घुमा के फिरा के, वो जर्नल का नाम, वो साइंटिस्ट का नाम, वो फलां डॉक्टर का नाम, तब जाके दिमाग को लगता है कुछ भारी भरकम है। तो बस मैं वही कर रहा हूँ, मैं कोई नई नया चीज या कोई आविष्कार नहीं है, ये ऑलरेडी सादगी से लोग करते ही आए हैं, जमाने से करते ही आए हैं, बस। यस, तो दिस इज वन स्टेयर्स विच यू हैव टू टेक। एक इंटरेस्टिंग सांप है जो हर इंडिया में हर किचन में पाया जाता है, कुकिंग का सांप। किसी भी घर में जितना ज्यादा समय महिला लगाएंगी अपने किचन में, उतने ज्यादा बीमार रहेंगे घर के सारे लोग, राइट। तो महिलाओं को किचन में क्या काम भाई, आप जाओ, जल्दी से आ जाओ। अगर आपने ये किया, कोई बीमार नहीं हो सकता। गए और 5 मिनट में जो कर पाए किया, लेके आ गए, बस। ये एक रूल फॉलो कीजिए, बीमार कोई कैसे रहेगा। उसको पकाएंगे, तड़का लगाएंगे, फिर पकाएंगे, मसाले डालेंगे, तभी ना टाइम लगता है। और मतलब ये कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल हैं, गए धोया, आ गए, राइट। इफ यू कैन डू इट, डोंट हीट द फूड मच, राइट। हम क्या करते हैं, फूड को हीट करते हैं, खाने को हीट करते हैं और बॉडी को ठंडा रखते हैं। देखिए इसी में अंदर बैठते हैं। जानवर क्या करता है, खाना खाता है, फिर धूप में जाके अपने आप को गर्म करता है, राइट। तो आपको कुक करना ही है तो पहले खाना खा लीजिए, फिर धूप में बैठिए, भगवान कुक करेगा ना, राइट। सो थैंक यू। सो वी हैव टू डू द कुकिंग, बट इन रिवर्स। पहले खाओ फिर कुक होने दो, राइट। हम उल्टा करते हैं, पहले हम कुक करते हैं उसको। जितना ज्यादा सिलेंडर का खर्चा है, उतनी ज्यादा दवाइयों का खर्चा है। सिलेंडर का खर्चा आप 50% करके दिखाइए, मैं बता दूंगा कि दवाई खर्चा 50% अपने आप हो जाएगा, राइट।
100% बदलने को नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ 50% ही बदल जाइए, उतने में भी आपको इंप्रूवमेंट दिख जाएगी। तो ये जो सांप है कुकिंग का, इस सांप को धीरे धीरे घर से, किचन से थोड़ा बाहर फेंकने की कोशिश कीजिए। इसकी जगह आप लीजिए ये सीढ़ी, सनशाइन, धूप की सीढ़ी। और अनफॉर्चुनेटली इसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, कोई विटामिन डी की दवा या कोई और चीज़ की रिप्लेसमेंट है ही नहीं दुनिया में। कई बार ऐसे मेरे मेरे पास पेशेंट आते हैं जो कि ऐसे देशों में रहते हैं, ऐसे कंट्रीज में रहते हैं, ऐसे कॉन्टिनेंट में रहते हैं जहाँ धूप नहीं है, कनाडा का एक जगह से कि धूप ही नहीं है, तो क्या करूं? तो मैं बोलता हूं कि आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है। इफ हेल्थ इज इंपॉर्टेंट देन वेल्थ, देन यू हैव टू टेक ए डिसीजन एंड यू हैव टू गो अवे फ्रॉम दैट। कोई ऐसी जगह जहाँ सनलाइट नहीं है, वो हमारे लिए बनी नहीं है, राइट? तो वो आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा। सनलाइट का कोई रिप्लेसमेंट हो नहीं सकता, फिलहाल तो कोई है नहीं। तो आप देखिए कि पूरे दिन भर में क्या मैंने अपने बॉडी को 30 मिनट्स सनशाइन में एक्सपोज किया। अगर तो नहीं, फिर आप हेल्थ के हकदार नहीं, राइट? उतना एक्सपोजर, बहुत ज़्यादा नहीं, ज़्यादा करें तो अच्छा है। सिंपल ये कीजिए कि यहाँ से घर जा रहे हैं, कम से कम खिड़की कार के खुला रखिए, इतना तो करना आसान है। सुबह का नाश्ता कर रहे हैं, बालकनी में बैठ के, छत पे बैठ के कर लिया, इतना तो कर ही सकते हैं। लंच कर रहे हैं ऑफिस में, तो लंच हम अपने सीट पे ना करके बाहर जहाँ धूप निकल रही है वहाँ बैठ के कर लें। ये छोटे छोटे बदलाव करेंगे, 30 मिनट ना सही 15 मिनट धूप तो एक दिन में देख ही लेंगे। मतलब एक कोशिश करनी पड़ेगी, ज़्यादा डिस्टर्ब ना करके अपने लाइफस्टाइल को, फिर भी हम इनको, इस वाली सीढ़ी को थोड़ा बहुत तो चढ़ ही सकते हैं, राइट? स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, आज से ही, राइट? सो टेक दिस लैडर एंड देयर इज नो रिप्लेसमेंट फॉर दिस लैडर, राइट? थैंक यू। अब एक सांप की बात करता हूं जो जिम्मेदार है दुनिया में सबसे ज्यादा हार्ट डिजीज अमंग इंडियंस में। कल मैंने बताया था डब्ल्यूएचओ का ये रिपोर्ट, 60% ऑफ द वर्ल्ड हार्ट डिजीज पेशेंट्स आर इंडियंस। अगर 100 लोग हार्ट की बीमारी से मरते हैं पूरे दुनिया में, 60 लोग वो इंडियंस हैं और बाकी 40 लोग थ्रू आउट द वर्ल्ड। और इसके लिए जिम्मेदार है सिर्फ एक सांप। इस सांप को, जो मैं अगला सांप दिखाने जा रहा हूं, अगर उठा के बाहर फेंका तो हार्ट की बीमारी आपके घर में नहीं आ सकती। तो ये सांप से मिलिए, द नेक्स्ट स्नेक, द येलो स्नेक। व्हाट इज दिस स्नेक? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सांप है। देखिए आप इसको कैसे भगाएंगे वो आपका काम है, मैं बस पहचान करा रहा हूं इससे। इट इज कॉल्ड स्नेक ऑफ फैट, फैट, एनिमल फैट एंड प्लांट फैट। देखिए मेडिकली, ट्रेडिशनल मेडिकल साइंस मतलब जो डॉक्टर को पढ़ाया जाता है, और एक है जर्नल में मेडिकल साइंस, दोनों अलग अलग है। जो डॉक्टर को मेडिकल साइंस पढ़ाया जाता है उसको उनको बोलते हैं ऑल फैट आर सेम, ऑल प्रोटीन्स आर सेम, ऑल कार्बोहाइड्रेट आर सेम। सोर्स कुछ भी हो, वो प्लांट से आ रहा है, एनिमल से आ रहा है, लेकिन फैट इज फैट। जबकि एक्चुअल मेडिकल साइंस जो है वो ये बोलता है कि नहीं, फैट कहाँ से आ रहा है उस पर डिपेंड करता है, फैट कैसा है। मैं आपको उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए कोई भी एनिमल से आप एक फैट निकालिए, दूध से निकालिए फैट, या चिकन से या अंडे से निकालिए, और उसको माइक्रोस्कोप के नीचे अंदर रख दीजिए, राइट? तो माइक्रोस्कोप के अंदर जो दिखेगा आपको वो ऐसा दिखेगा, बिल्कुल सीधी सीधी डंडियाँ दिखेंगी। आप कोई फल से सांप निकालिए, फल से फैट निकालिए, फ्रूट्स या वेजिटेबल से फैट कंटेंट को निकाल लीजिए और उसको माइक्रोस्कोप के अंदर डालिए, जो दिखेगा आपको वो ऐसा दिखेगा। अब देखिए टेढ़ा मेढ़ा उल्टा सीधा ऐसा दिखेगा, राइट? एनिमल फैट, प्लांट फैट। अब अगर ये दोनों मैं आपको दे दूं और बोलूं इनमें कौन सा आप फटाफट एक के ऊपर एक अरेंज कर सकते हैं, एनिमल फैट नंबर 1, प्लांट फैट नंबर 2, कौन सा कर सकते हैं इसको आसानी से? बिकॉज ये इसका स्ट्रक्चर बड़ा सिंपल है, स्ट्रेट। अब एक इंपॉर्टेंट बात अंडरस्टैंड कीजिए, हमारा ब्लड वेसल है जिसमें ये दोनों फ्लैट ट्रेवल कर रहे हैं। और इंडियंस की बात करें, राइट, तो हमारी टेंडेंसी देखेंगे कि ज़्यादातर इंडियंस की पेट बाहर निकला है, और जो पतले हैं उनके भी पेट निकले हुए हैं। दैट इज व्हाट, एंड दैट इज वन इंपॉर्टेंट कॉज, दैट इज ऑयल। जितने आप, जो लोग अलग अलग दुनिया घूमे हैं, उन्होंने आपने देखा होगा कि ऑयल का इंटेक इंडियंस में बाकी जगह से कई गुना ज़्यादा है। और ऑयल क्या करता है, वो यहाँ पे पेट के अंदर स्टिकीनेस पैदा करता है, चिपचिपाहट, राइट? और जो भी चीज़ आर्टरीज में फ्लो कर रही है वो वहाँ चिपकता रहेगा, चिपकता रहेगा, राइट? वो फैट फ्लो कर रहा है। अब देखिए फैट जब फ्लो कर रहा है, ये एनिमल फैट का चिपकना आसान है या ये टेढ़ा मेढ़ा प्लांट फैट का चिपकना आसान है? फर्स्ट है सेकेंड? इट कैन स्टिक वेरी क्विकली बिकॉज इसका सरफेस एरिया इसको ज़्यादा टच करेगा। इसका सरफेस एरिया टेढ़ा मेढ़ा है तो इसके चिपकने के चांसेस कम है, राइट? सो एनिमल फैट इज ए कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर। जैसे डेयरी प्रोडक्ट है वो एनिमल फैट है, चिपक सकता है, लेकिन चिपकेगा भी तब जब यहाँ पे चिपचिपाहट हो, और चिपचिपाहट तब हो जब व्हेन द फूड इज विद लॉट ऑफ ऑयल, एंड दैट गिव्स यू अ बिग स्टमक, बड़ा स्टमक जो आपको देता है। पतले लोग हैं उसका भी स्टमक बड़ा होता है, राइट?
आ रहा हूँ, कमिंग टू दैट, राइट। कोई भी ऑयल, आपका सवाल है ऑयल कौन सा यूज़ करना चाहिए, आप तो वही ऑयल यूज़ कीजिए जो सबसे सस्ता है, क्योंकि कोई भी ऑयल जब आप उसको हीट करते हैं सब ऑयल का केमिकल स्ट्रक्चर सेम हो जाता है, एक ही तरह से नुकसान करता है, तो हेल्थ का नुकसान तो सभी में एक ही जैसा है, कम से कम पैसा तो बचेगा ना, राइट। ठीक है, कोई भी ऑयल यूज़ करते हैं तो मैं यही बोलता हूँ कि उसको कम से कम यूज़ कीजिए, जहाँ जहाँ हो सके ना यूज़ कीजिए। यूज़ करेंगे, दुनिया में ऑयल बहुत कम जगह यूज़ होता है, राइट। और मेरा, जब मैं न्यू दिल्ली के एयरपोर्ट में होता हूँ कई बार, तो देखता हूँ कि लाइन जो है काफ़ी लंबी है, लेकिन देखता हूँ कि मेरी टर्न बड़ी जल्दी आ गई, क्योंकि लाइन लंबी है, लोग कम है, उनके बाकी तो स्टमक है ना, जगह जो घेर रहा है। इसका विपरीत, मेरा हर महीने कम से कम एक बार मैं वियतनाम जाता हूँ, 10-15 दिन का मेरा वहाँ पे इस तरह के कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, वहाँ देखता हूँ छोटा सा लाइन है, इतने से लाइन में इतने सारे लोग फिट हो जाते हैं, सारे लोग पतले पतले। वहाँ भी हार्ट डिजीज़ इतनी है, डायबिटीज़ भी इतनी है, लेकिन वहाँ कारण कुछ और है, राइट। एनिमल फूड है, लेकिन वहाँ पे ऑयल नहीं है, तो अगर आपने ऑयल हटा दिया तो ये स्टमक हट जाएगा, राइट। कितने दिन में? एक महीने में, राइट, इट विल गो अवे, राइट, नहीं रह सकता। तो आपको बस ये करना है कि जो एनिमल फैट एंड ऑयल का जो ये सांप है, इसको घर से बाहर पूरी तरह ना भी फेंक पाए, आप खिड़की के सामने छोड़ सकते हैं ना, थोड़ा भगा सकते हैं, दूर तो कर सकते हैं ना। मैं ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोग जाके 100% कर पाएंगे, लेकिन 20%, 30%, 40% कहीं से भी शुरुआत करेंगे, ये सोच रखेंगे कि मुझे इसको लिमिट करना है, थोड़ा कम करना है, तो वो शुरुआत हुई, दैट इज ए बिग गुड। शुरुआत तो हो ही गई, क्योंकि आपने आज यहाँ पे आए, ये भी एक शुरुआत का ही पार्ट है कि एटलीस्ट इनिशिएटिव लिया आपने, राइट। सो इस शुरुआत को धीरे 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 आपको जोड़ना है, इसको और अच्छे से इंक्लूड करना है। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जो सबसे बड़ा साइंस है, उस पर हम आ रहे हैं, जिससे आप जो मैंने दोनों दिन में बताया उसको कंक्लूड कर पाएंगे, उसको जोड़ पाएंगे आपस में। तो अगला जो 5 मिनट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे दोनों दिन को जोड़ने के लिए। जो भी कंस्पिरेसी है, जो भी मेडिकल साइंस है, इसको पूरी तरह समझने के लिए एक लाइन में अगला 5 मिनट बहुत फोकस कीजिए, ध्यान से देखिए। एक कहानी है, देखिए 1922 का, सबसे साइंस एक बहुत बड़ा जर्नल है साइंस, उसमें आया 1922 में, विटामिन ई डिस्कवर्ड इन ग्रीन लीव्स विद ए मेजर हेल्थ बेनिफिट, कि विटामिन ई जो है, जो कि हरे पत्तों में पाया गया है, उससे हेल्थ अच्छा होता है, ये आया, ठीक है ना। तो साथ में ये भी देखा गया कि 1993 की बात है, कि जिन जिन के ब्लड में विटामिन ई ज़्यादा है उनका हार्ट डिजीज कम है। अब मान लीजिए आप बिजनेसमैन हैं, आप क्या करेंगे कि विटामिन ई से हेल्थ अच्छा होता है, और एक और जर्नल में आया विटामिन ई ज़्यादा हार्ट डिजीज कम। आपने क्या किया, प्लांट से, ग्रीन वेजिटेबल से विटामिन ई निकाला, एक डब्बे में डाला, और आपको डब्बा दिया, देखो भाई विटामिन ई, आप बोले क्यों लूँ मैं, फिर आपको दोनों जर्नल दिखा दिए, कन्विंस हुए कि नहीं हुए? जर्नल बोल रहा है, ये बेच रहा है, मेरा हेल्थ है, मुझे जीना है, मेरे पास पैसे हैं, तो दैट इज हाउ इट हैपन्स। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं, लोगों ने लेना शुरू कर दिया, जो सप्लीमेंट की दुनिया है, न्यूट्रलाइट है और फॉरएवर लाइफ है, और कौन सा, इस तरह कई सारी कंपनीज हैं। अब पीपल दे स्टार्टेड, और अभी से नहीं है, सालों साल से है, कई कई डेकेड से वो कंपनियां हैं जो कि इस सोच से कि ये सप्लीमेंट लेंगे, ये टॉनिक लेंगे, ये कैप्सूल लेंगे, ये विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन ए, ये सब लेंगे तो आपका एक्सपेक्टेड हेल्थ इंप्रूव होना चाहिए, राइट। तो लोग लेने लगे, जैसे यूएस में 70% लोग कोई ना कोई सप्लीमेंट लेते ही लेते हैं, यहाँ तो कम लेते हैं, राइट। अब यहाँ तक बात आई, दुनिया में कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है अनबायस्ड, उनमें से एक है कॉकरेन, COCHRANE, कॉकरेन, कॉकरेन कोलैबोरेशन। जब भी आपको सच्चाई जानना हो तो कॉकरेन कोलैबोरेशन टाइप करेंगे, तो कॉकरेन का नियरेस्ट सेंटर है मलेशिया, पिनांग, पिनांग मेडिकल कॉलेज। तो वहाँ भी मेरी ट्रेनिंग हुई है इस सब्जेक्ट पे, कि कैसे हमें ये पता चले कौन सा साइंस हमें लेना है, कौन सा नहीं लेना है, कौन सा बायस साइंस है, कौन सा बिका हुआ साइंस है, कौन सा रियल साइंस है। तो वो जो है उसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनी है कॉकरेन, जो कि वाकई में बहुत ही अच्छा रिपोर्टिंग करती है। तो आप गूगल में टाइप करेंगे कॉकरेन कोलैबोरेशन, तो वेबसाइट आ जाएगा। फिर जो भी आपको पूछना है, ब्लड प्रेशर कितना रहना चाहिए, किसके बाद दवा देना चाहिए, वो जो रियल साइंस है उसमें आपको दिखेगा। तो काफ़ी सारे मैंने वहाँ से भी आर्टिकल उठाए हैं जो आपको आगे दिखने को मिलेगा। खैर, तो कॉकरेन जैसे कोलैबोरेशन वो क्या करती है, नज़र रखती है कि ऐसे लोग जिन्होंने विटामिन ई, विटामिन सी, ये सब कैप्सूल लेना शुरू कर दिया, और ऐसे लोग जिन्होंने नहीं लिया, अब क्या होता है। तो आगे देखिए 2008, देखिए
2008 में देखा गया कि विटामिन ई अगर सप्लीमेंट के फॉर्म में लेंगे तो वो हार्ट डिजीज बढ़ाएगा, और विटामिन ई अगर आप नेचुरल फॉर्म में बॉडी में अपने आप आता है तो हार्ट डिजीज घटाएगा। तो सेम विटामिन ई है लेकिन दो अपोजिट फंक्शन है, डिपेंड ऑन कि उसका सोर्स क्या है। दैट इज समथिंग जो कि पिछले 10 साल में ही सामने आया है, चाइना स्टडी जो रिसर्च के थ्रू। उससे पहले ये था कि विटामिन ई मींस विटामिन ई कहीं से भी ले लो, लेकिन अब ये क्लियर हुआ है कि भाई कहां से आ रहा है, दैट मेक्स ऑल द डिफरेंस, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, राइट। सो ये जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन 2005 में कि विटामिन ई सप्लीमेंट से लेंगे तो कैंसर एपिसोड ज्यादा होगा, राइट। सो ये लैंचेट का रिपोर्ट है, विटामिन सप्लीमेंटेशन इज इन द प्रिवेंशन ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज। ये अगर रिसर्च आप पूरी तरह पढ़ेंगे तो इसमें यह है कि विटामिन की सप्लीमेंटेशन कैसे कर रहे हैं बॉडी में। अगर वो नेचुरल तरीके से आ रहा है तो वो उसी वाले डिजीज को ठीक करेगा, वो मेडिसिन के फॉर्म में आ रहा है तो उसी डिजीज को और खराब करेगा। सेम इंग्रेडिएंट है बट सोर्स क्या है, राइट। लैंचेट और ये मेटा एक होता है रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल RCT, लेकिन इससे भी ऊपर होता है मेटा एनालिसिस। कई सारे ट्रायल होते हैं, उनसे बड़ा ट्रायल रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, उन सब ट्रायल का कंक्लूजन मेटा एनालिसिस। और वो अगर मेटा एनालिसिस लैंचेट में आ रहा हो, न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में आ रहा हो, तो मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंस है वो, बहुत ही ज्यादा वो प्रेस्टिजियस साइंस है, राइट। सो दिस इज द रिपोर्ट। सो और इस तरह के जर्नल ऑफ नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट 2006, विटामिन A, E and C सप्लीमेंटेशन एंड कैंसर रिस्क। सो ये सारे जितने भी ट्रायल हैं, बहुत सारे ट्रायल्स हैं, उसका कंक्लूजन यही है कि विटामिन कौन से सोर्स से आता है दैट मेक्स द डिफरेंस। अगर वो विटामिन एक्सट्रैक्ट करके एक डब्बे में डाल के आपको देंगे तो जिस बीमारी में वो बचा रहा था आपको, वही वाली बीमारी आपको पैदा कर देगा, राइट। जो कि आज तक मेडिकल को नॉलेज नहीं थी, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पिछले 10 साल में ये चीज नई चीज सामने आई, राइट। सो ये सारे वही रिपोर्ट हैं, लेकिन ऐसा करता क्यों है, ऐसा होता क्यों है, ये मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर समझा देता हूँ। कंक्लूजन ये कि जो भी न्यूट्रिएंट है, न्यूट्रिशन है, वो अगर नेचुरल सोर्स से आता है तो बॉडी को फायदा करता है, लेकिन उस न्यूट्रिशन को वहां से हटा देते हैं, डब्बे में डाल देते हैं, तो जिस बीमारी में फायदा करने वाला था वही वाली बीमारी को वो पैदा कर देगा। गेटिंग द पॉइंट। इसको मैं एक सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए गाड़ी है, कार है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है जो आपको आगे ले जाती है, बताइए। उसमें कौन सा पार्ट है, पुर्जा कौन सा, इंजन। आप बोलते हैं इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है इंजन क्योंकि यही हमें आगे ले जाता है, ठीक है। तो मैं आपको क्या करता हूं, इंजन इंपॉर्टेंट है, इंजन उठाया, निकाला, गाड़ी से दे दिया, बैठ जाओ इस पे, आगे ले जाएगा। क्या वो ले जाएगा? तो इंजन तभी आपको आगे ले जा सकता है जब उसमें पेरिफेरल बाकी और टूल्स भी हैं, बाकी और पार्ट्स भी हैं, तभी जाके वो इंजन वाला काम करता है। ठीक इसी तरह से एक सेब है, एक सेब के अंदर इतने सारे न्यूट्रिशन हैं, करीब 50 तरह के अलग अलग मिनरल्स हैं, विटामिन हैं, फाइटोन्यूट्रिएंट्स हैं, राइट। ये सारे मिलके बनती है कार। इसमें से विटामिन सी निकाला और डब्बे में डाला तो विटामिन सी वैसे ही हो गया जैसे इंजन को निकाला और बाहर रख दिया, अब उसमें बैठ गया और हम उम्मीद कर रहे हैं कि अब भी हम आगे बढ़ेंगे, राइट। सो ये समझिए कि हाँ, ये बिल्कुल सही है कि ये सारे न्यूट्रिशन आपके हेल्थ को इंप्रूव करेंगे, लेकिन तब जब वो एक होल का एक पार्ट हो, ना कि अपने आप में एक अकेला हो। तो ये बात जो साइंस को समझने में लास्ट 10 साल में ये समझ आई बात, लेकिन ये जो बात समझ आई है ये किसी भी फार्मास्यूटिकल कंपनी या न्यूट्रिशन कंपनी के फायदे की बात नहीं है, तो वो जर्नल तक तो सीमित रह गया, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया में आया ही नहीं, राइट। सो दैट्स व्हाई, बट साइंस इज साइंस, वो कहीं भी आए या ना आए, राइट, वो आपको पता नहीं है, सो यू डोंट नो अबाउट इट, बट दिस इज द ट्रुथ विच इज इन फ्रंट ऑफ यू, एंड दिस ट्रुथ क्लियरली एस्टैब्लिश दैट द साइंस इज you have to take the nutrition in the same form as is produced by the nature, as is produced by the God. Only then you can expect the protection from it, and that is what the scientific finding says, right? इसका एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं जिससे आपको बात समझ आएगी। 1999 गुंटूर ब्लॉबल, नोबेल प्राइज विनिंग साइंस, उन्होंने ये बताया कि जब भी आप कोई भी खाना खाते हैं, उस खाने के अंदर, उस दाने के अंदर एड्रेस कोडिंग होती है, ताकि वो जब बॉडी में ट्रेवल करेगा तो कौन से ऑर्गन में जाएगा, कौन सा काम करेगा और कौन से ऑर्गन का, कौन से सेल का पार्ट बनेगा, एड्रेस कोडिंग उसी में। जैसे
उन्होंने जब नोबेल प्राइज विनिंग साइंस के लिए जब उनको नोबेल प्राइज मिल रहा था तब उन्होंने एक भाषण दिया था। भाषण में जो उदाहरण यूज किया था, आई एम यूजिंग द सेम एग्जांपल। आप यहाँ पे करोड़ों लोग हैं पूरी दुनिया में, आप चिट्ठी लिखते हैं अपने दोस्त को जो कि लंदन में बैठा है, उसका नाम लिखते हैं, एड्रेस लिखते हैं, कंट्री का नाम लिखते हैं, पिन कोड लिखते हैं, तो आउट ऑफ करोड़ों लोगों में वो चिट्ठी उसी के पास जाती है ना, क्योंकि उसका एड्रेस परफेक्टली लिखा हुआ है, राइट। ठीक इसी तरह से जो भी खाना खाते हैं उसमें एड्रेस सिग्नलिंग कोडिंग कहते हैं, वो बना होता है विच डिसाइड्स कि बॉडी में कहाँ जाके कौन सा काम करना है। नोबेल प्राइज विनिंग साइंस गुंटूर ग्लोबल 1999, राइट। सो अब इमेजिन कीजिए आपने चिट्ठी लिखी, उसमें दोस्त का एड्रेस वगैरह लिख दिया, लेकिन वो गलती से कहीं पे पोस्ट करते हुए या आगे जाके ट्रांसपोर्टेशन में वो चिट्ठी कहीं से फट गया या थोड़ा सा आग लग गया, उसमें एड्रेस का एक पार्ट दिख नहीं रहा, राइट। और सिर्फ गली नंबर नहीं दिख रहा, बाकी सब दिख रहा है, और पोस्टमैन को लगा अशोक शर्मा, गली नंबर तो गायब है, तो उसको 4 अशोक शर्मा पता है, तो रैंडमली वो 4 में से किसी एक को दे देगा, तो 1/4 चांस हो जाएंगे कि राइट आदमी को मिले या ना मिले। अब मान लो वो शर्मा भी गायब हो गया, अशोक अशोक नाम के 10 लोगों को जानता है, उन 10 में से किसी एक को देगा, 1/10। जितना एड्रेस डिस्ट्रॉय हो जाएगा उतना उसके राइट जगह पे पहुंचने के चांसेस कम होते जाएंगे। वेरी सिंपल। ठीक इसी तरह से जब भी किसी फूड को आप कुक करते हैं, कुक करते वक्त उसका न्यूट्रिशन उतना का उतना रहता है, लेकिन उसकी जो सिग्नलिंग कोडिंग है, जो एड्रेस कोडिंग है, वो धीरे धीरे इनविजिबल होने लगती है, दिखना बंद हो जाता है। तो वो फूड पेट में तो जाता है लेकिन ये समझ नहीं आता आप जाएं कहाँ, राइट। तो दैट बिकम्स द डिजीज, दैट इज अ सिकनेस। तो इसीलिए द सेम एज आई टोल्ड यस्टरडे, अगर खाने को आप खा रहे हैं, देख रहे हैं कि उसमें सिग्नलिंग सिस्टम पूरा है, एड्रेस कोडिंग पूरा है, तो आप बीमार नहीं रह सकते, और जो बीमार हैं वो ठीक हो जाएंगे। बीमार होंगे नहीं, और अगर हैं तो वो ठीक हो जाएंगे, कुछ दिनों की बात है, मैटर ऑफ फ्यू डेज। सो thank you friends, with this science you understand one, this is called Nobel Prize winning science 1999, it is signaling hypothesis, right। so मतलब ये कि जो दवाइयों की पूरी दुनिया है, ये साइंस के हिसाब से अगर इसको देखें तो दैट इज टोटली अब ऑब्सोलीट, राइट। वो जो दवाई की दुनिया क्या कहती है कि वो फ्रूट में से, वेजिटेबल में से वो केमिकल निकालो, उसको दवा में डालो और खा लो। हमारी बॉडी उस हिसाब से डिजाइन नहीं है, राइट। सो जिस तरह से आप मारुति का टायर चेंज करेंगे तो उसका साइज डिसाइड है, कौन सा साइज लगे, कोई भी और टायर या कोई भी और चाबी किसी और गाड़ी में वो फिट नहीं बैठेगी, वो जुगाड़ी होगा। तो जब भी आप कोई भी दवा लेते हैं तो हमारे बॉडी का जो मैकेनिज्म है उसके खिलाफ वो काम करता है। सो अब क्या करें, तो पहला स्टेप तो ये है कि दवा को छोड़ना पड़ेगा, लेकिन दवा को छोड़ें कैसे, तो मैं दवा का नाम लूंगा एक करके, उसको छोड़ने का तरीका क्या है, राइट। दवा को छोड़ना, अगर इमीडिएट छोड़ेंगे तो वो कुछ बैड इफेक्ट हो सकता है, इसलिए नहीं कि दवा कुछ फायदा कर रहा था, इसलिए क्योंकि आपके बॉडी को दवा की लत लग चुकी थी। गेटिंग द पॉइंट, राइट। सो हाउ टू थ्रो द मेडिसिन। सबसे पहले आता हूं, सबसे ज्यादा बिकने वाला मेडिसिन, सबसे पुराना, दुनिया का सबसे पुराना, पिछले 125 साल से बिक रहा है मेडिसिन, एस्पिरिन। एस्पिरिन, राइट। एस्पिरिन की कहानी आप सुनेंगे, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। 1899 पहली दवा दुनिया की, एस्पिरिन, राइट। तो इंसान ने देखा, बिजनेसमैन ने देखा, कुछ जानवर जैसे हिरन है, भालू है, जब भी उनको चोट लगती है वो एक खास तरह के पेड़, एस्पिन पेड़ में जाते हैं, उस पेड़ के छाल को रगड़ते हैं, खाते हैं और उनको ठीक होने लगते हैं, और वो फिर वो रिलैक्स करने लगते हैं। तो एक दिन साइंटिस्ट ने क्या किया, वही वाला लकड़ी, वो एस्पिन नाम का ट्री, उसका वो छाल लिया, उसका चाय बना के पीने लगे। देखा यार सिरदर्द तो गायब हो गया, ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है, राइट। तो मतलब उनको ये मिल गया कि ये जो जानवर हैं ये इसलिए कर रहे थे क्योंकि वो वाले पेड़ के छाल में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बॉडी के अंदर जाए तो इमीडिएटली पेन में रिलीफ करेगी, राइट। और वो पेड़ का नाम है एस्पिन, या फिर वो पेड़ है व्हाइट विलो। ऐसे कई सारे पेड़ जाती हैं जिसमें ये काम होता है, कई सारे, कोई एक नहीं, कई सारे हैं। अब अगर ये चीज आपको पता चल जाए, किसी को भी पता चल जाए, तो आप क्या करेंगे, उस वाले पेड़ से वो छाल लेके रख लेंगे, और जब भी आपको जरूरत पड़े पेन वेन में वो खा सकते हैं। इसका बिजनेस नहीं बन सकता, राइट। आप बिजनेस करेंगे कि मैंने एस्पिन बेच रहा हूँ क्योंकि इससे आपका पेन रिलीफ होगा, आप बोलेंगे मुझसे क्यों खरीदेंगे, मैं पेड़ से खुद नहीं ले लूंगा। इट कैनॉट बी कन्वर्टेड इनटू बिजनेस। तो उन्होंने फिर क्या किया कि देखा कि इसके अंदर, एस्पिन के अंदर क्या केमिकल ही ऐसा है जिसकी वजह से ये पेन रिलीफ होता है। तो उन्होंने देखा उसके अंदर निकला, दैट इज कॉल्ड सिलिसिन। सिलिसिन नाम का एक केमिकल।
तो उस केमिकल की वजह से पेन रिलीफ होता है। अब ये जो केमिकल है वो भगवान ने बनाया, नेचर ने बनाया, और नेचर की बनाई हुई कोई चीज कोई पेटेंट नहीं कर सकता, राइट, गेटिंग द पॉइंट। उसको वो तो भगवान ने बनाया, उसका पेटेंट का अधिकार किसी के पास नहीं कि ये मैं ही यूज करूंगा, ये मैं ही बेचूंगा, वो कोई ही बेच सकता है। तो फिर बेयर्स नाम की कंपनी ने क्या किया कि इससे मिलता जुलता एक आर्टिफिशियल सिंथेटिक केमिकल बनाया जिसका मैकेनिज्म बिल्कुल ऐसा ही हो, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, और इसको नाम दे दिया एस्प्रिन, राइट, 1899 में। और ये नहीं बताया कि ये एस्प्रिन आया कहां से, बताया कि ये दवा लोगे तो आपका पेन रिलीफ होगा, गेटिंग द पॉइंट, राइट। जबकि सेम काम करता है सिलिसिन, सेम काम करता है, कुछ लकड़ी के टुकड़े वही वाला काम करता है, लेकिन लकड़ी के टुकड़े से व्यापार नहीं हो सकता क्योंकि वो पेटेंटेबल नहीं है, कॉपीराइटेबल नहीं है, राइट। लेकिन इससे भी ये पेटेंटेबल है, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, क्योंकि ये कोई और नहीं बना सकता अगले कुछ सालों के लिए, क्योंकि ये उन्होंने आविष्कार किया है, गेटिंग द पॉइंट। तो ये यहां तक बात चली। अब 1899 1918 में आपको कुछ लोगों को ध्यान होगा, राइट, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, एक बहुत बड़ा फ्लू हुआ था इंसान का, राइट, फ्लू, और उस फ्लू में करीब 50 मिलियन, 5 करोड़ लोगों की डेथ हुई थी, राइट, फ्लू की, वायरल फ्लू की वजह से, राइट, वर्ल्ड वॉर के समय। और 2008 में ये पता चला कि वो डेथ फ्लू की वजह से नहीं हुई थी, जब फ्लू हुआ था उस समय तब डॉक्टरों ने वो नया नया आया जो एस्प्रिन था वो देना लोगों को शुरू किया, और एस्प्रिन के साइड इफेक्ट की वजह से इतनी सारी मौतें हुई थी, करोड़ों मौतें, राइट। ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शियस डिजीज, ये गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, यूएसए की गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, उनका ये फाइंडिंग है 2008 में, राइट, कि जो करोड़ों लोग जो मारे गए दैट इज मेजरली बिकॉज ऑफ द एस्प्रिन, कि जिस तरह के साइड इफेक्ट हुए थे वो फ्लू का साइड इफेक्ट नहीं, फ्लू की डेथ एक अलग तरीके से होता है, सडन डेथ हुआ था वो एस्प्रिन की वजह से, सुबह वो ठीक है और रात तक वो मर भी गए, अचानक डेथ, राइट। हाई डोज ऑफ एस्प्रिन कैन कॉज सडन डेथ, राइट, इतना ब्लड थिन हो जाएगा, अचानक इंटरनल ब्लीडिंग होती है, अचानक द पर्सन डाइड। करोड़ों में, हजारों में नहीं, लाखों में नहीं, करोड़ों लोग मरे थे, और विच वॉज डिस्कवर्ड इन 2008। फ्लू का डेथ का जो सिम्टम है वो डिफरेंट होता है, एस्प्रिन डेथ का सिम्टम वो डिफरेंट होता है। तो उस वक्त के जो सिम्टम थे दोज आर मैचिंग विद एस्प्रिन डेथ, ना कि फ्लू डेथ, नंबर वन। नंबर टू, 1982 में जॉन वेन, इनको नोबेल प्राइज मिला, इन्होंने ये दिखाया कि एस्प्रिन से कितने भयंकर साइड इफेक्ट होते हैं, उस पर पूरी इन्होंने रिसर्च की जिसके बेसिस पे उनको नोबेल प्राइज मिला। बोलने का मतलब है कि 1918 की बात करें, 1982 की बात करें या अभी की बात करें, ये एस्टैब्लिश्ड है कि एस्प्रिन एक पॉइजन है, राइट, और इसको लेने से कितना खतरनाक चीज हो सकती है। और इस तरह के पूरे जो जर्नल्स हैं, इसकी पूरी लिस्टिंग है मेरे पास, राइट, सारे जर्नल्स की, कि एस्प्रिन से क्या क्या गड़बड़ हो सकता है, और वो एक्चुअली इंसान के लिए बना ही नहीं है। तो एक तरफ तो ये चल रहा था, लेकिन अब दिमाग में आएगा जब इतने सारे सबूत सामने, तो ये बिकता क्यों है, मार्केट में क्यों है, डॉक्टर क्यों देते हैं? मनी पावर। एक साल में एस्प्रिन का जो पिछले साल का जो अगर आप देखेंगे सेल, दैट इज 10,000 करोड़ रुपीस, 1.27 बिलियन डॉलर, एक साल का सिर्फ एक दवाई का, एक कंपनी, और ऐसे कई सारे दवाइयां हैं उनके पास। तो दैट मनी पावर जो कि सारा लॉ रूल को ओवरलुक कर सकता है। बट साइंस में अगर देखें तो ये सारी साइंस दूर से आपको दिखेगा नहीं, लेकिन ये सारे साइंस में आपको आई कैन गिव यू, राइट। तो एफडीए ने मजबूर होकर 2014 में एक नियम निकाला कि जिनको हार्ट अटैक नहीं आया है उनको एस्प्रिन नहीं लेना है, प्राइमरी प्रिवेंशन के लिए एस्प्रिन नहीं है। ये एफडीए की रूलिंग आई है 2014 में कि अगर आप हार्ट अटैक आपको नहीं आया, ब्रेन स्ट्रोक नहीं आया, तो आपको एस्प्रिन की जरूरत नहीं, एस्प्रिन आपके लिए खतरनाक है। तो जो लोग आप में से एस्प्रिन ले रहे हैं तो अपने आप से पूछिए क्या मुझे हार्ट अटैक आया है, सोचिए, नहीं वो तो आया नहीं। तो नियम अनुसार ही आपको नहीं लेना है, मतलब बाई लॉ नहीं लेना है, राइट। सो बाई चॉइस नहीं लेना है। वो डॉक्टर ने अगर आपको बताया तो उसने गलत बताया है, बाई लॉ गलत बताया है, राइट। वैसे तो गलत है ही है ये, लेकिन अब एक और कारण हो गया नहीं लेने का, भाई वो एफडीए बोल रहा है नहीं लेना तब, राइट। कॉकरेन 2008 बोल रहा है नहीं ले रहा है। कौन बोल रहा है लेना है? सिर्फ एक इंसान बोल रहा है, अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन। आपको कल मैंने बताया था अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन की वो किताब किसी ने देखी? गूगल में, अमेजन में जाके देखिए आपने, राइट। तो सिर्फ वही लोग बोल रहे हैं 2 लोग की लेना चाहिए प्राइमरी प्रिवेंशन में। अब आपके पास एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, आप हॉस्पिटल के मालिक हैं, आपको पैसा कमाना है, राइट। तो आप इन दोनों में से किसकी बात मानेंगे, पहला या दूसरा? किसकी बात मानेंगे? एक बोल रहा लेना है, एक बोल रहा नहीं लेना है। ऑफ कोर्स जो बोल रहा लेना है उसकी बात मानेंगे ना, क्योंकि उससे बिजनेस होगा, आदान प्रदान होगा, वो एस्प्रिन लेगा। तो
अभी तक का जो रूलिंग है वो सिर्फ इतना है कि अगर आपको हार्ट अटैक हुआ है तभी आपको लेना है उसके पोस्ट, ताकि अगला हार्ट अटैक ना हो, तब भी वो बेबी एस्प्रिन बोलते हैं, दैट इज मिनिमम डोज। इंडिया में 75 mg है, बाहर 80 mg है, राइट। तो ये तो हुई एक बात। तो अब इससे एक और जुड़ा हुआ सवाल आता है, ये सारे मेडिकल के रिपोर्ट्स हैं, इससे कोई मतलब जो बार बार ये बोलते हैं कि एस्प्रिन किसी को भी नहीं लेना चाहिए, लेकिन अगर उसकी बात छोड़ें, एफडीए एज हाईएस्ट अथॉरिटी को मान भी लें, तो आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको हार्ट अटैक कभी आया था जिंदगी में? कुछ लोग हैं, 1 2 3 4 5, है ना। तो ये 5 लोग ऐसे हैं या 10 लोग ऐसे हैं जो इस रिपोर्ट के हिसाब से उनको एस्प्रिन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? लेना चाहिए ना। और बाकी लोगों के लिए नहीं लेना चाहिए, तो पक्का ही है प्रिवेंशन के लिए। अब आप में से जिन लोगों ने हाथ खड़े किए, आपको एस्प्रिन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, और ले तो ये डिसाइड करना है। अगर तो लेंगे एस्प्रिन, तो एस्प्रिन क्या करता है, कार्डियक हार्ट से डेथ को घटाता है, राइट। ये ट्रू है, ये मेडिकली देखा गया। लेकिन लेकिन इंटरनल ब्लीडिंग से डेथ को बढ़ाता है। तो आप कैसे मरना चाहेंगे? मरना तो है ही आपको। हार्ट अटैक से मरना है तो एस्प्रिन मत लीजिए। अच्छा, हार्ट अटैक से डर लगता है तो इंटरनल ब्लीडिंग से मरना है तो आप एस्प्रिन लीजिए। मरने का टाइम वही है। मैं आपको एक रिसर्च बताता हूँ, एक रिसर्च आप और मैं मिलकर कर सकते हैं कि कैंसर के पेशेंट की, कैंसर से मरने को कम करें, कैंसर से डेथ को घटाना है। हम रिसर्चर हैं, राइट। तो एक मैंने नया रिसर्च किया है कि अगर 10वें फ्लोर से कैंसर के पेशेंट्स को गिरा दो तो कैंसर से डेथ कम हो जाएगी। कुछ समझ आ रही है बात? हमें मतलब कैंसर से नहीं मरना चाहिए, फिर बाकी चाहे कैसे ही मरे वो। तो सवाल सिर्फ इतना कि क्या हार्ट अटैक से मर रहा है? नहीं मर रहा है। क्यों? वो तो पहले ही मर चुका ना इंटरनल ब्लीडिंग से, हार्ट अटैक की नौबत ही नहीं आई ना। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये मैनिपुलेशन समझिए। ये जरूर है कि एस्प्रिन लेंगे तो हार्ट अटैक अगला आएगा नहीं, क्योंकि उससे पहले आप मर चुके होंगे ब्लीडिंग से, राइट। सो इसलिए अगला हार्ट अटैक नहीं आएगा, क्योंकि वो अगला हार्ट अटैक आने में जितना समय था उससे पहले से ही एस्प्रिन इज किलिंग यू ऑफ अदर डिजीज। दैट्स व्हाट दिस रिपोर्ट सेज। अब दुविधा में पड़ गए कम से कम वो 10 लोग कि एफडीए तो बोल रहा है लो, लॉजिक बोल रहा है नहीं लो, क्या करें? तो मैं एक बीच का रास्ता बताता हूँ। आज घर जाके क्या करना है? डॉक्टर बोल रहा है लो, वो नहीं लेंगे तो वो नाराज हो जाएगा, आपकी अथॉरिटी नाराज होंगे, हेल्थ इंश्योरेंस में दिक्कत आएगी, हजारों चीजें हैं, घर को क्या समझाएं। तो मैं एक बीच का तरीका बताता हूं आपको। एस्प्रिन लेना है, घर का बना हुआ एस्प्रिन लेना है। एस्प्रिन लेना है, घर का बना हुआ एस्प्रिन लेना है। इंपॉर्टेंट, ब्लड थिन ही तो करना है ना आपको, यही तो मेन मकसद है ना। एस्प्रिन इज ब्लड थिनर, ब्लड थिन होगा तो क्लॉटिंग नहीं होगी, दैट इज द फंक्शन। तो ब्लड थिन करने के लिए एस्प्रिन लेते हैं। सेलेसिन, सेलेसिन जो होता है उसके अंदर का केमिकल वो लेते हैं। वो कैसे मिलेगा? उसको मिलने के लिए ये रहा आपके सामने फॉर्मूला, जिंजर, अदरक, राइट, गार्लिक, लहसुन, टर्मरिक, हल्दी, राइट। इतना सा जिंजर, इतना सा ही टर्मरिक, और एक क्लोव अगर गार्लिक आप लेंगे, रात को सोने से पहले उसको कूट के खाएंगे तो आपने एस्प्रिन ले लिया। डॉक्टर बोलेगा एस्प्रिन लेते हो? डॉक्टर साहब मैं रोज लेता हूँ एस्प्रिन, सोने से पहले पक्का ही लेता हूँ, राइट। तो एस्प्रिन ले रहे हैं आप, लिटरली ले रहे हैं, राइट। तो इस फॉर्म में आपको एस्प्रिन लेना है। अच्छा, इसका साइड इफेक्ट तो नहीं है, कोई साइड बेनिफिट है, इसका साइड इफेक्ट है बट इन द फॉर्म ऑफ बेनिफिट, राइट। कैसे? इसका मैं बताता हूँ। एस्प्रिन क्या करता है, ये नेचुरल एस्प्रिन, ये नेचुरल एस्प्रिन बन गया क्योंकि जिंजर के अंदर जो केमिकली एक्टिव इंग्रेडिएंट है जिंजरोल, गार्लिक के अंदर एलिसिन, और कर्क्यूमिन टर्मरिक के अंदर, ये तीनों केमिकली एक्टिव चीजों को जब मिलाएंगे तो ये ब्लड को वैसे ही थिन करेगा जैसे एस्प्रिन करता है। तो वही वाला केमिकल बन गया, राइट। और ये सारी चीजें तो मेडिकल जर्नल्स में ऑलरेडी लिखी हुई हैं, राइट। दीज ऑल थिंग्स आर देयर इन द मेडिकल जर्नल। वो अगर आपको रिसर्च पेपर चाहिए तो आपको मैं एक लिंक दूंगा अभी आगे, उसमें लिंक इज आई थिंक हियर, राइट, दिस इज द लिंक। इस लिंक में जाएंगे तो इस लिंक में आपको bishrup.com/HIB, राइट, इसमें ये सारी चीज़ आपको मिल जाएंगी, राइट। तो रिसर्च पेपर मिल जाएगा। और एस्प्रिन आप ले रहे हैं लेकिन आप घर में बना रहे हैं उस एस्प्रिन को, उस एस्प्रिन, कई लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं हम लहसुन नहीं खाने वाले, कुछ लोग हैं यहाँ पे, कुछ लोग हैं। तो लहसुन नहीं खा रहे हैं तो चिंता करने की जरूरत नहीं, इसका भी ऑल्टरनेटिव है, राइट। सो इसका ऑल्टरनेटिव क्या है? दैट इज क्लोव, राइट। क्लोव, क्लोव को लौंग लीजिए एक,
और उसको लहसुन की जगह डालिए। लौंग में एक अलग एक्टिव इंग्रेडिएंट है यूगोनॉल, लेकिन ये भी मिलेगा तो वही ब्लड थिनिंग काम करेगा जो कि एस्पिरिन करता है। लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट साइंस है कि कंडीशनल ब्लड थिनिंग, कंडीशनल ब्लड थिनिंग करेगा, राइट। कंडीशनल ब्लड थिनिंग क्या है वो आप समझिए, राइट। कंडीशनल ब्लड थिनिंग इज, मैं आपको बताता हूँ एक छोटा सा एग्जांपल देके। मैं एक बार सिंगापुर एयरपोर्ट में वेट कर रहा था, 8 घंटे का वेटिंग पीरियड था अगले फ्लाइट के लिए। तो वहाँ पे मशीनें होती हैं कुछ ऐसा होता है, सोफा जो खुद ही मसाज चेयर्स, $1 डालो तो मसाज करना शुरू कर देगी। तो चलो भाई टाइम पास करना है, बैठ गया, और ऑटोमेटिक है, कोई है नहीं वहाँ पे केयर टेकर, पैसा डालो अपने आप चालू कर देगी। तो जैसे ही पैसा डाला, पता नहीं उसमें क्या था, उसने पैर को पकड़ लिया अच्छी तरह से। अब वो 1 घंटे से पहले छोड़ेगी नहीं। और ऊपर से क्या था, चांस की बात है कि मुझे चोट भी लगी हुई थी, और वो चोट है कुछ भी हो, वो ऐसे मरोड़ मरोड़ के। तो बोलने का मतलब ये है कि अगर कोई आपसे जो प्यार करता है वो जब मसाज करेगा तो ये ध्यान रखेगा कहाँ चोट है, कहाँ दर्द है, कहाँ ज़्यादा कहाँ कम। लेकिन जो मसाज मशीन एक बार शुरू होगा तो वो प्रोग्राम हो गया, 1 घंटे बाद ही रुकेगा वो। तो जब ब्लड थिनर आप लेते हैं एस्पिरिन, तो उसको ये नहीं पता कि कहाँ ब्लड थिन करना है, कहाँ पे नहीं करना है, ओवरऑल बॉडी में ब्लड थिन कर देगी जैसा कि उसका काम है। लेकिन जब हम नेचुरल ब्लड थिनर लेंगे जो मैं बता रहा हूँ, तो वो कंडीशनल ब्लड थिनर है, राइट। जहां पे क्लॉटिंग होने वाला है वहां पे उसका इफेक्ट आएगा, ना कि पूरे उसमें, राइट। उसके मेडिकल जर्नल्स की रिपोर्ट में दिखाता हूं कि जब ये वाला लेंगे तो पूरी तरह से हर जगह थिन नहीं होगा। मान लो कहीं चोट लग गई तो वहां ब्लड थिन होगा तो खून बहता रहेगा। लेकिन ये वाला ब्लड थिनर लेंगे तो वहां पे नहीं, वहां पे क्लॉटिंग होगी, बिकॉज वहां पे आपको ब्लड थिनिंग की जरूरत नहीं है। कंडीशनल ब्लड थिनिंग, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, राइट। और मान लो आपको ये भी नहीं लेना, तो एक और एस्पिरिन में बताता हूँ। एस्पिरिन के 3-4 फॉर्मूला देता हूँ मैं आपको, उनमें से कोई एक फॉर्मूला जो आपको ज्यादा भाए वो आप वाला फॉर्मूला ले लीजिए, राइट। टोमेटो कंट्रीब्यूट्स टू रिड्यूसिंग द क्लॉटिंग इवेंट दैट लीड्स टू हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक, राइट। अगर आपको लगता है भय कि मुझे क्लॉटिंग हो सकती है, स्ट्रोक हो सकता है, तो फिर आप टमाटर खाइए। कैसे, ये तो रख लीजिए, थैंक यू। सो कितना टमाटर, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं खास तौर पे मंगवाया आपके लिए। तो रात को सोने से पहले आप ये 4 टमाटर खाएंगे, आपका डॉक्टर फोन करेगा, हाँ डॉक्टर साहब मैं वो ब्लड थिनिंग वाली गोली ले रहा हूँ, और एंटी अर्थमिदिया जो है ना उसकी भी गोली ले रहा हूँ, ट्रैकीकार्डिया उसका भी गोली ले रहा हूँ, और मुझे लगता है कि हार्ट की बीमारी जो दी है सारी गोलियां मैं खा रहा हूँ, राइट। ये रही आपकी सारी गोलियां। तो 300 ग्राम जब आप खाएंगे और इस तरह से खाएंगे तो जाके इफेक्ट करेगा। अगर इसको पकाएंगे, आप कुक करेंगे, तो वो फूड है। लेकिन इसको अगर इसी फॉर्म में इतने ही ग्राम खाएंगे, मतलब एक अच्छा खासा 300 ग्राम इज समथिंग, राइट, तो जाके दैट इज, और ऐसा रोज करेंगे तो दैट इज ब्लड थिनर, कंडीशनल ब्लड थिनर, राइट। और सो जो हार्ट का ट्रैकीकार्डिया, दैट इज जो हार्ट बीट जिनके ठीक नहीं रहते हैं, वो सब ये ठीक करता है। और एक इंपॉर्टेंट बात, नाइट्रिक ऑक्साइड, कोई भी फ्रूट एंड वेजिटेबल आपको बॉडी को नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करने में मदद करता है, लेकिन सबसे ज़्यादा मदद करता है 2 चीज़ें। नंबर 1, ग्रीन लीव्स, हरे पत्ते। तो हरे पत्ते अगर रोज खा सकते हैं, कितना, करीब आपके बॉडी वेट के हिसाब से, मान लो मेरा बॉडी वेट 70 kg है, तो 70 ग्राम इन लंच और डिनर, राइट। हरे पत्ते, और हरे पत्ते, और दूसरी चीज वो है लाल टमाटर, राइट। सो ये नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। तो बोलने का मतलब है कि आप जब ले रहे हैं, ये सिर्फ ब्लड थिनिंग ही नहीं कर रहा है, कंडीशनल ब्लड थिनिंग आपके हार्ट बीट को सिंक्रोनाइज ही नहीं कर रहा है, बल्कि नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करके आपके ब्लड प्रेशर को भी नॉर्मलाइज कर रहा है। तो एक तीर से इतने सारे निशाने हो गए। लेकिन ये खाना पड़ेगा। अगर मैं आपसे पूछूं कितने लोग ऐसे हैं जो कभी अपनी जिंदगी में एक साथ 4 टमाटर खाए हो, तो कम लोग निकलेंगे, कभी कभी। लेकिन इसको रोज का पार्ट बनाना, यू हैव टू डू इट एवरी डे। सो और ऐसा करते हुए अगर आप 15 दिन कर पाते हैं, 15 डेज, 20 डेज, एंड देन यू सी हाउ योर हार्ट इज हेल्पिंग यू, राइट। सो these are the 3 different form and in which you can take aspirin, and these, मैंने ये वही वाले फॉर्म लिखे हैं जो मेडिकली वैलिडेट कर सकते हैं हम, राइट। नुस्खे नहीं है ये, नुस्खे साइंस में कब बदल जाता है, जब उसका कोई एविडेंस होता है, राइट। नुस्खे भी काम करते हैं, और नुस्खे ही साइंस में बदलते हैं जब वो एविडेंस बन जाता है, राइट। वो जो एस्पिन पेड़ का जो मैंने एग्जाम्पल दे रहा था, वो नुस्खे थे जानवरों के लिए, लेकिन उसको रिसर्च कर दिया तो वही साइंस बन गया, राइट। इतना ही फर्क होता है, कोई रिसर्च पेपर साथ में हो तो दैट बिकम्स अ साइंस। सो दिस इज अ साइंस।
तो आपके पास इस वक्त 3 एस्पिरिन के तरीके हैं, पहला तरीका, दूसरा तरीका, तीसरा तरीका। तो रोज एस्पिरिन जरूर खाइए, लेकिन इस फॉर्म में खाइए, राइट। इफ यू कैन डू इट, राइट, यू कैन सी द रिजल्ट विद इन फ्यू डेज। ओवरऑल एनर्जी, योर हार्ट कंडीशनिंग, योर ब्लड प्रेशर, सारी चीज़ों में फर्क पड़ेगा, किसी एक चीज़ में फर्क नहीं पड़ेगा। सो दिस इज ऑल मेडिकली अप्रूव्ड थिंग, मेडिकली वैलिडेटेड थिंग्स, राइट। और इसके सारे के जो रिसर्च पेपर है, यहाँ टाइम बचाने के लिए मैंने इसमें उसको डाल दिया है। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कि आखिरी में रखा है, दैट इज हार्ट अटैक। किसी को हार्ट अटैक आ जाए, पहली बात तो ये है कि द मोमेंट यू आर ऑन DIP डाइट, मैंने बताया था आपको, किसका डॉक्टर था वो, बिल क्लिंटन का डॉक्टर, कॉल्वेल हेल्स्टीन। द मोमेंट यू स्टार्ट योर DIP डाइट, तो यू आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम हार्ट अटैक एंड ब्रेन स्ट्रोक। जैसे ही अब इस डाइट को शुरू करते हैं, पहली डाइट से ही, दैट इज वन थिंग। लेकिन मान लो कोई डाइट पे नहीं है, तो जैसे नेचुरली होता है, किसी को हार्ट अटैक आ जाता है, तो उस वक्त क्या कर सकते हैं, कुदरत के पास उसके कुछ ऐसे नुस्खे हैं जो इमीडिएटली रिवाइव कर सकता है, जो कि एविडेंस बेस्ड मेडिकल साइंस ने प्रूव किया है, अभी कुछ समय से सामने आया है। उनमें से एक चीज जो इमीडिएटली आप कर सकते हैं, अपने किचन को हॉस्पिटल बना सकते हैं, दैट इज वन थिंग। पहले मैं एक चीज ये कवर कर लेता हूं, देन आई विल कम टू दैट। तो आप में से 10 लोगों ने हार्ट रेस किया था जिनको हार्ट अटैक आ चुका है, राइट। कुछ लोगों ने अभी हाथ रेस किया था। उनके लिए एक एडिशनल चीज, आप नेचुरल एस्पिरिन लेना शुरू कर दें, जो मैंने बोला। लेकिन अभी जो करंट एस्पिरिन ले रहे हैं उसको खत्म करना है। तो उसको खत्म क्या करना है, जो लोग हार्ट अटैक के पेशेंट हैं, हार्ट अटैक आ चुका है, उनके लिए सिर्फ बोल रहा हूँ, बाकी लोग इसको इग्नोर कर दें। जिनको हार्ट अटैक कभी नहीं आया है, वो एस्पिरिन अभी से आज से ही छोड़ सकते हैं। लेकिन जिनको आ चुका है एक एपिसोड, वो आज से कैसे छोड़ना है वो मैं बता रहा हूँ। बेबी एस्पिरिन, सबसे छोटा वाला एस्पिरिन खरीदिए। इंडिया में है तो 75 mg, बाहर है तो 80 mg। उसको लीजिए, उसका आधा कीजिए, टुकड़ा कीजिए, और पहला टुकड़ा आज लीजिए, अगला टुकड़ा 4 दिन बाद लीजिए। फिर 4 दिन बाद लेने के बाद अब अगला टुकड़ा 5 दिन बाद लीजिए। फिर अगला टुकड़ा 6 दिन बाद लीजिए। फिर अगला टुकड़ा 6 के बाद 7 दिन बाद लीजिए। ऐसे करते करते जब 2 टुकड़े के बीच में 10 दिन का फासला हो जाए, तब उसको छोड़ दीजिए। ये याद रखिए, जब आप कोई एस्पिरिन आज लेते हैं तो वो बॉडी के अंदर कितने दिन तक रहता है, 15 दिन तक वो बॉडी में घूमता है, 15 डेज रहता है उसका इफेक्ट, 15 डेज, राइट। सो ये छोटी सी बात है, इसको आपको समझना है, उसको अप्लाई करना है। यू हैव टू बी योर ओन डॉक्टर। अब आता है हार्ट अटैक, जिसके खतरे से डर के ये सारी दवाइयाँ हम लेते हैं, कहीं हार्ट अटैक ना आ जाए, कहीं ब्रेन स्ट्रोक ना आ जाए, राइट। सो लेकिन आपने देखा है, जो लोग दवाइयों पे रहते हैं उन्हीं में से लोगों को तो हार्ट अटैक आता है, राइट। वो दे आर नॉट प्रोटेक्टेड एट ऑल। लेकिन एक साइकोलॉजी रहती है कि शायद मेरा कुछ प्रोटेक्शन हो रहा है। सो हार्ट अटैक के वक्त इमरजेंसी में व्हाट इज मेडिकली प्रूवन, दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू इन नेक्स्ट 2 minutes, एंड दैट विल बी द कंक्लूजन ऑफ टुडे, राइट। केनिन पेपर, इसको कहते हैं लाल मिर्च, राइट। और इसके अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट कैपेसिसिन, राइट, दैट इज द एक्टिव इंग्रेडिएंट, केमिकल नाम है, राइट, लाल मिर्च के अंदर। और वो कैसे काम करता है, जैसे ही वो जीभ में जाता है, वो ब्लड सर्कुलेशन को तेजी से बढ़ाता है, ऑक्सीजन फ्लो को बढ़ाता है, और ब्लड क्लॉटिंग को इमीडिएटली, कहीं ब्लड क्लॉट हो रहा हो बड़ी तेजी से, उसको रोकता है। ये 3 एक्शन है उसके, राइट। सो लाल मिर्च हिंदी में बोलेंगे उसको, राइट। तो जैसे ही पहला सिम्टम आता है हार्ट अटैक का, पहला ऐसा लगता है, पसीने छूट रहे हैं, बहुत तेज से दर्द हो रहा है, राइट, ऐसा लग रहा है कोई हार्ट को ऐसे निचोड़ रहा है, तो द फर्स्ट सिम्टम में अगर वो लाल मिर्च को चबाना शुरू कर देंगे, तो इट टेक्स 60 सेकेंड्स, राइट, सिम्टम को रिलीव करने में। पहला सिम्टम आते ही चबाना शुरू करना है, 60 सेकेंड के अंदर वो रिलीव होगा। रिलीव होने के बाद फिर चबाना रोक सकते हैं। सो दिस इज व्हाट इज मेडिकली प्रूवन साइंस, कि इससे हार्ट अटैक को इमीडिएटली 60 सेकेंड में यू कैन हॉल्ट इट, यू कैन स्टॉप द हार्ट अटैक देयर विद इन 60 सेकेंड्स। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि भगवान का दिया हुआ आपका किचन ही आपका हॉस्पिटल। आप देखिए, चाहे हम हार्ट डिजीज की बात करें, चाहे ब्लड प्रेशर की कल बात की, या ब्लड शुगर की बात की, या आपके कोलेस्ट्रॉल की बात किया, या हार्ट डिजीज या हार्ट अटैक की बात की, हर चीज़ का इलाज आपके किचन के अंदर है। सिर्फ एक बात है कि वो चीज़ बिजनेस में कन्वर्ट नहीं हो सकता, तो वो फैलता नहीं, लोग बताते नहीं हैं, और इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। साइड बेनिफिट्स हैं, राइट, कई सारे और चीज़ साइमल्टेनियसली ठीक होती हैं। देयर इज नो साइड इफेक्ट ऑफ दीज थिंग्स, एंड दीज ऑल आर इक्वली मेडिकली एस्टैब्लिश्ड एज द कन्वेंशनल मेडिसिन, राइट। जो सारे सबूत चाहिए होते हैं वो सबूत सारे कुछ हैं, और वो सारे सबूत आपके पास भी अवेलेबल है अभी, क्योंकि मैंने आपको अपना लिंक बता दिया, विश्वरूप.com/HIB, उसमें जाके, राइट। तो
कल जो हम बात करेंगे कि आपके किचन में ऐसे 26 चीजें कौन सी हैं जो जिसको फॉर्मूला बना के हर बीमारी में आप यूज कर सकते हैं, राइट। मैं एक आज बता देता हूँ, बाकी सारे हम कल डिस्कस करेंगे। जैसे मान लो हल्दी को हमने बात किया, ये जर्नल्स के अलग अलग जर्नल्स के 2010 का, 2012 14 का, 2017 का, कि ये देखा गया है कि जैसे किसी को फर्स्ट साइन ऑफ वायरल फीवर होता है, पहले साइन वायरल फीवर का होता है, अगर उसको हल्दी, उसको कच्ची हल्दी, पाउडर वाली नहीं, वो चबा चबा के अगर वो लेगा तो द द टेम्परेचर कम्स इन कंट्रोल एंड द पर्सन गेट्स क्योर्ड वेरी क्विकली। ये जर्नल का रेफरेंस है। और कौन कौन से वायरस इन पे इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ इसी वायरस पे काम करेगा, किसी भी वायरल फीवर में दिस हल्दी इट वर्क्स टू क्योर इट। ये कोई नई बात नहीं है, हमारे दादी माँ के नुस्खे आप बचपन में आपकी माँ ने और उनकी मदर ने ये सब बताते ही आए हैं। मैं उन्हीं बातों को दोबारा से ही बता रहा हूँ, तो नया कुछ नहीं बता रहा हूँ। ये आपको आप करते भी होंगे घर पे, मैं सिर्फ री एस्टेब्लिश कर रहा हूँ कि ये श्योर शॉर्ट तरीका है, ये हमेशा काम करता है, ये अब भी काम करेगा, पहले भी काम करता था। लेकिन अब ये है कि इसके साथ एक मेडिकल साइंस का ठप्पा लगा दिया, उससे अगर कॉन्फिडेंस बढ़ता हो, तो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू।